नमस्कार। जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। प्रजातंत्र में असहमति और विचारों की भिन्नता, ये वो शस्त्र हैं, ये वो साजो सामान हैं जो प्रजातंत्र रूपी सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है। प्रजातंत्र में विचारों में भिन्नता, मतों में भिन्नता और आइडियोलॉजीज और प्रिंसिपल सिद्धांतों में भिन्नता, यह इसकी खूबसूरती है, न कि इसकी कमजोरी है। अगर आप किसी से असहमत हैं और जब तक असंसदीय भाषा अमर्यादित तरीके से उसका विरोध नहीं करते हैं, तब तक विरोध जायज़ होता है। मैं प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द प्रयोग किए हैं, दिमागी नक्सल, उसको रेफर कर रहा हूँ। और राहुल गांधी जी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के अलावा विदेश नीति की चर्चा करते हुए गले पड़ने वाली बात कही थी, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन मैंने कहा ना कि हर पार्टी में चाटुकार और जाहिलों को आप पाइएगा, इसलिए कि हमने समाज को ही वैसा परवर्ट कर दिया। तो जो इनके संदीप दीक्षित जी हैं, उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए जो आपत्तिजनक बात कही, उसका विरोध होना चाहिए और ये अस्वीकार्य है। संदीप आना जरा। ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। इसलिए मैं राहुल गांधी द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो वारदात हुई, उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। वो बिल्कुल गलत है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी ने जो 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से जो बातें कही, वह प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल शोभनीय नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। आप लाल किले के प्राचीर से पिछले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, एंड बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री हुए, बहुत सारे कथित रूप से कमज़ोर प्रधानमंत्री भी हुए। आमतौर पर लोग इंदर कुमार गुजराल वगैरह को, देवगौड़ा वगैरह को बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन उन सबों ने इतनी मर्यादा नहीं गिराई थी। आप पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, आपका भाषण पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और आप ऐसा लग रहा है कि पंचायत के मुखिया जैसा बात कर रहे हैं। और जिन शब्दों का और जिस तरीके से आपने बात की, वह यह बता रहा है कि इस सरकार का आत्मविश्वास जेनजी के विरोध के कारण बिल्कुल डिगा हुआ है। मैं जेनजी या फिर अन्य कुछ लोग जो पैरोडी बनाए हैं, 56 इंच का बंदर वाला पैरोडी, मैं उसको बिल्कुल अनसब्सक्राइब करता हूँ। वो बिल्कुल गलत है, वो अस्वीकार्य है। असहमति और विचारों की भिन्नता हो, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कोई गाना बन जाए कि 56 इंच का काला बंदर, बाल नरेंद्र, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए। प्रधानमंत्री के तरफ से भी जिस तरह के वाक्यों का प्रयोग हो रहा है, उस पर भी रोक लगे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी देश जो अस्तित्व में आता है ना, वह देश, उस देश का अस्तित्व, उस देश का संस्कृति, उस देश की राजनीतिक चेतना, उस देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चरित्र, उस देश के संविधान और कानून से पुराना होता है। हिंदुस्तान, आर्यावर्त, हिंद, जम्मू द्वीपे, ये सारे जो नाम हैं इस देश के, ये 1950 में बने संविधान से पहले से है।
इसलिए याद रखिए कि देश एज सच जो होता है ना, वो संविधान से भी ऊपर होता है। और बाकी जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति है, ये सब तो देश का एक अदना सा इंग्रेडिएंट है। लेकिन जिस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट ने राजनीतिक माहौल को, राजनीतिक चरित्र को, संस्कृति को दूषित करने का कुत्सित कार्य प्रारंभ कर दिया है, यह बड़ा चिंताजनक है। आपको लगेगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कैसे होगा? ये चीज़ें एक दिन में बिगड़ी नहीं, इसलिए ये चीज़ एक दिन में सुधरेगी भी नहीं। दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी जो आज क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस और जो युवाओं में आक्रोश उनके प्रति है, असंतोष है और विश्वास है, उसको जीतने के बजाय वैसे हथकंडे अपनाना शुरू किए हैं जिससे ये और ज़्यादा एलियनिएट हो रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का चुनाव आयोग, देश का संसद और देश का मीडिया, ये सब इन बातों से बेखबर है। इस बात को याद रखना चाहिए कि इस देश में जेन जी अभी मुश्किल से 22% वोटर है, लेकिन ये जेन जी और जेन अल्फ़ा अगले 10 सालों में, अगर मैं 2035-36 की बात करूं, तो ये टोटल इलेक्टर्स की संख्या परसेंटेज के टर्म्स में ये लगभग 60 से 62% हो जाएगा। यानी ये 62% आबादी अभी जिस मानसिक अवस्था से गुजर रहा है, प्रजातंत्र के सभी इंस्टीट्यूशंस के प्रति इसके मन में जो आशंका है, अविश्वास है, आक्रोश है और नफरत है, इस भावना को लेकर जब ये देश के 60-62% मतदाता के रूप में सामने आएंगे, तो सोच करके देखिए कि इस देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा कि नहीं, यानी उसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हुआ कि नहीं। इस बात पर न तो मीडिया में चर्चा होती है, न पॉलिटिकल पार्टीज में चर्चा होती है, न बुद्धिजीवियों में चर्चा होती है। मैं अखबारों के एडिटोरियल को पढ़कर, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहस के मुद्दे को देखकर, इवन यूट्यूब चैनलों पर जो चर्चाएं चलती है उसको सुनकर हैरान हूँ। ये टॉपिक्स यद्यपि कोई बड़े लुभावने नहीं है, इस टॉपिक पर जिस पर मैं बात कर रहा हूँ इसकी व्यूअरशिप भी बहुत कम है, लेकिन मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन देखता है। अगर एक आदमी को भी ये बात समझ में आ रही है तो मेरा प्रयास सफल है। मैंने एक बार आपको कहा था कि अगर जंगल में आग लगी हो तो आपका नाम उस आग से बचने के लिए जंगल से भागने वालों में नहीं होना चाहिए, अपितु उस जंगल में आग बुझाने के लिए उस चिड़िए की श्रेणी में आपका नाम होना चाहिए जो अपनी चोंच से एक बूंद पानी उस आग को बुझाने के प्रयत्न के रूप में कर रहा था। इन चीज़ों पर समाज के हर वर्ग, स्पेशली बुद्धिजीवियों में, प्रेस में, यूट्यूबर्स जो लोग सीरियस और सेंसिबल लोग हैं, उसमें चर्चा होनी चाहिए। मैं कोई बहुत बड़ा पर्सनालिटी नहीं हूँ, न मेरा बहुत बड़ा अनुभव है, न मेरे यूट्यूब का रीच उतना बड़ा है, लेकिन इस यूट्यूब के तहखाने में, इस डिजिटल मीडिया के पाताल लोक से निकाल के चीज़ें जब लोग जानेंगे तो शायद एक दिन इसको अप्रिशिएट करेंगे। मैं उस दिन को लेकर बहुत सशंकित हूँ कि आने वाले 10 से 15 साल में जब हमारे जेन जी और जेन अल्फ़ा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के प्रति नफ़रत को लेकर के कतारों में खड़ा होकर वोट देने के लिए तैयार होंगे, तो देश का भविष्य कैसा होगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।